खास मुलाकात। और खास मुलाकात में आज मेरे साथ एक खास मेहमान है, एडवोकेट दिलराज सिंह। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात में आपका स्वागत है। और आज किसी खास विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखते, शेयर करते और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, सबसे पहले दिलराज साहब का मैं एक छोटा सा परिचय आपको दे दूं और काम कितना महत्वपूर्ण कर रहे हैं ये उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। दिलराज साहब चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 2011 से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा एनजीओ चलाते हैं, उसका नाम है वॉलंटियर फॉर सोशल जस्टिस। और ये बॉन्डेड लेबर के खिलाफ ये पूरे आवाज बुलंद करते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया। एक और संगठन है इनके पास, दलित दास्ता विरोधी आंदोलन। पंजाब में जितने दलित एट्रोसिटीज होते हैं वो सारे मुकदमे और एक्टिविज्म करते, लड़ते हैं मुकदमे, एक्टिविज्म भी करते हैं। इसके अलावा अपना एक ब्लॉग चलाते हैं और ब्लॉग का नाम है दी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। और साथ ही लीगल एड फ्री ऑफ कॉस्ट ये भी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ये जो काम कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। मनरेगा को लेकर काम कर रहे हैं, फ्री वाटर एंड इन्वायरमेंटल राइट दलित्स, तमाम इस तरह का काम कर रहे हैं। जालंधर डिक्लेरेशन को लागू करने की बात कर रहे हैं और उसके अलावा फ्री स्टेट लेवल रिफॉर्म्स कमीशन की मांग कर रहे हैं। आखिर ये सब क्या बात है, कब से ये काम कर रहे हैं और क्यों जरूरी है? जालंधर डिक्लेरेशन क्या है, समलात लैंड मूवमेंट क्या है? ये तमाम बातों को हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। दिलराज साहब, स्वागत है आपका अम्बेडकर नामा में। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, बहुत खुश महसूस कर रहे हैं आपके शो पे आके। तो अम्बेडकर नामा आपने देखा है पहले कभी? जी मैं बिल्कुल देखता रहता हूँ सर, आप भी बहुत शानदार काम कर रहे हैं और हमारे लिए, जैसे मैंने कहा, कि बहुत खुशी की बात है कि आपसे आज मुलाकात हुई। चलिए, आपको बार बार हम बुलाते रहेंगे। कोई भी इम्पोर्टेंट मसला हो, मेरा नंबर है आपके पास, मुझे फोन करें और उस पर तुरंत हम लोग बात करेंगे। वैसे अभी जी पंजाब में चुनाव हो चुका है जी और 10 तारीख को रिजल्ट आना है। तो अगर 10 को या 9 को शाम में या 10 को शाम में फिर हम लोग लगातार आपसे इस पे चर्चा करेंगे, रिजल्ट का विश्लेषण करेंगे। देखिए, हमारे एक परिपाटी कि मैं जब इंट्रोडक्शन के बाद फ्लोर सीधा जो वक्ता होते हमारे गेस्ट उनको छोड़ देता हूँ। जी तो आपको विस्तार से हमारे दोस्तों को और मुझे भी समझाना है। पहला सवाल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि आप जो दलित जो बॉन्डेड लेबर के खिलाफ पूरा मूवमेंट चला रहे हैं, उनकी मुक्ति और पुनर्वास का, और जो संगठन चला रहे हैं, इसके बारे में जरा दोस्तों को बताइए। जी सर। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं इस संगठन को नहीं चला रहा। इसके संस्थापक जो थे सरदार जय सिंह जी फिलौर थे। उन्होंने 1985 में वॉलंटियर्स फॉर सोशल जस्टिस नामक ये एनजीओ स्थापित की और उसी के साथ साथ दलित दास्ता विरोधी आंदोलन भी उन्होंने शुरू किया। और इस 35-36 साल के इतिहास में उन्होंने लगभग 30 से 35 हजार बंधुआ मजदूरों को मुक्त करवाया और उनके पुनर्वास के लिए बहुत एफर्ट्स किए। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल कोविड के चलते उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी जो सारी टीम है वो उनके मिशन को कामयाब करने में पूरी जुटी हुई है। और एडवोकेट गगनदीप जी हैं, वो अब इस संस्था को लीड कर रहे हैं। और हमारी जी और ये हमारी टीम निरंतर काम कर रही है। और जैसे आपने कहा कि इंडिया में लेबर इश्यूज और कास्ट इश्यूज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा ये मानना है कि जो बॉन्डेड लेबर है वो सिर्फ इस वजह से बॉन्डेड लेबर नहीं है कि वो गरीब परिवार में जन्मा है। वो प्राइमरीली इसलिए बॉन्डेड लेबर है क्योंकि उसने एक दलित परिवार में जन्म लिया है। और ये इंटरनेशनल जस्टिस मिशन की रिपोर्ट भी कहती है कि भारत में जितने भी बॉन्डेड लेबर छुड़वाए जाते हैं उनमें से 86% से ज्यादा जो हैं वो SC/ST समुदाय से आते हैं। तो इसके सिर्फ लेबर रिफॉर्म से हमारे समाज का भला नहीं होगा, हमें साथ साथ जो दलित एट्रोसिटीज हैं उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। इन दोनों चीजों को कंबाइन करके हम आगे चलते हैं। और इसके अलावा नरेगा वर्कर यूनियन जो है और जो पंजाब ब्रिक किल्न मजदूर एसोसिएशन है, उनका भी हमें पूर्ण सहयोग इस काम में मिल रहा है।
और आप जैसे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी, उस पूरा जानना चाहेंगे और मामला को सेंसिटाइज़ भी करना है कि सरकारें सुने, पॉलिटिकल पार्टी सुने। हम लोग 2022 में आ गए हैं, 21वीं सदी है, एक क्वार्टर पार करने जा रहे हैं और अभी भी अगर ये सब हालात हैं तो ये बहुत ही दुखद है और आप ये सब काम कर रहे हैं, तो आपको सलाम है, बधाई है। जी, बहुत अ, शुक्रिया। जी, एक और सवाल जो ज़हन में आता है कि पंजाब में भारत का सबसे ज़्यादा दलित वर्ग है वहाँ, पॉपुलेशन के हिसाब से, जी, परसेंटेज के हिसाब से। और पंजाब जब हम बात करते हैं तो एक समृद्ध प्रांत की बात करते हैं, समृद्ध सूबा की बात करते हैं और पूरे वहाँ के बहुत सारे लोग विदेशों में कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका बसे हुए, उसमें से बहुत सारे लोग दलित समुदाय के लिए और कई जगह लंगर और मंदिर, टेम्पल गुरु रविदास के और तमाम ये सब बने हुए। जी, तो ये सब देखने के बाद, बाहर से देखने के बाद तो सब अच्छा-अच्छा ही लगता है कि वहाँ भी दलित समृद्ध वहाँ है भी, अपेक्षाकृत अन्य राज्यों से दलित वहाँ समृद्ध हैं। जी। लेकिन क्या बावजूद इसके वहाँ पर एट्रोसिटीज़ और बॉन्डेड लेबर की समस्या है? जी। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो एक इमेज पंजाब की है बाकी प्रांतों में वो एक प्रॉस्पेरस स्टेट की है और ये बात भी ठीक है कि भारत के बाकी राज्यों के मुकाबले पंजाब में जो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है उनकी असर्टिवनेस थोड़ी-सी ज़्यादा है। लेकिन ये मैक्रो लेवल स्टेटमेंट है, माइक्रो लेवल पे अगर आप जाके देखेंगे गाँव-गाँव में तो स्टोरीज़ थोड़ी डिफरेंट हैं और पंजाब को जब भी आप स्टडी करें तो मैं कहूँगा कि इसको 3 हिस्सों में बाँट के देखा जाना चाहिए, माझा, मालवा और दोआबा। हाँ, जी, और इसमें अगर आप देखेंगे जो दोआबा रीजन है, वहाँ पे लैंड होल्डिंग कम है। तो इसलिए वहाँ पे फ्यूडल कल्चर इतना ज़्यादा नहीं जितना मालवा या माझे में है। तो हुँ, इसी वजह से जो दोआबा रीजन है, वहाँ पे एनआरआईज़ की तादाद सबसे ज़्यादा है। हुँ, पिछले 8-10 साल में तो खैर पूरे पंजाब में ही एक मास इमिग्रेशन का ट्रेंड चल गया है, लेकिन उससे पहले अगर एनआरआईज़ का एरिया किसी को कहा जाता था तो वो दोआबा रीजन था। तो जाहिर सी बात है उसमें काफी ज्यादा दलित समुदाय के लोग भी एनआरआईज़ बने। उन्होंने अपने गांव में पीछे कंट्रीब्यूशन अच्छी की, फॉरेन रेमिटेंसेस भेजी, तो वहां पे जो दलित असर्टिवनेस है वो बाकी जिलों से ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूं मालवे की, मालवे में सबसे ज्यादा लैंड एरिया है पंजाब का, तो वहां पे जो साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स है वो मुकाबलतन बाकी पंजाब से काफी ज्यादा है। तो वहां पे फ्यूडल कल्चर शुरू से थोड़ा ज्यादा रहा है। वहां पे राइट। जी, वहां पे दलित्स की पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। हालांकि मजदूर यूनियंस भी अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा मालवा में है, लेकिन अभी उनको अपना पर्पस अचीव करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। अ, हम अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं, लेकिन अ, और मेहनत करके मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम जल्दी अपना मुकाम हासिल कर लेंगे। माझा रीजन में क्या है? माझा में? माझा रीजन रीजन में दोनों चीजें मिक्स हैं सर, क्योंकि हुँ, 1947 से पहले वो पाकिस्तान पंजाब से जुड़ा हुआ था, तो हुँ, इसलिए उस वक्त तो वहां पे लैंड होल्डिंग्स काफी बड़ी थी। तो एक हुँ, जो फ्यूडल कल्चर है वो वहां पे है, लेकिन पार्टीशन के बाद क्योंकि लैंड एरिया माझा का कम है, माझा में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं पंजाब के सिर्फ, तो इसलिए लैंड होल्डिंग इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फ्यूडल कल्चर वहां पे डेफिनेटली है। और दलित असर्टिवनेस जो है मैं कहूंगा कि दोआबा से काफी कम है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा दिलराज भाई एक सवाल मेरे ज़हन में है, मैं अभी पंजाब पे कई वीडियोज़ हमने बनाए हैं। जी, संजीव जी हैं, आपने उनको सुना भी होगा, उर्मिलेश जी से हमने बात की है। तो हमने भी पंजाब की कल्चर को समझने की कोशिश की, कुछ हमारे साथी भी हैं वहाँ पर। अगर आज़ादी के पहले देखें तो एक बड़े नेता हुए थे, सिकंदर हयात की मिनिस्ट्री में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे और आज़ादी के बाद वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे, उनका नाम था गोपाल सिंह खालसा। जी, उनके लड़के हैं हरेंद्र सिंह खालसा, जी, जो पहले अकाली दल और फिर आम आदमी पार्टी से बने। ये जी, थोड़ा-सा मैं लेगेसी थोड़ा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अभी एक मास्टर स्ट्रोक चला गया है कि चन्नी साहब को सीएम बनाया। तो क्या अभी तो 100 दिन ही उन्होंने काम किया होगा तो एंटी इनकम्बेंसी का भी प्रेशर उनके ऊपर होगा ही। ज़ाहिर है जो
कैप्टन के जमाने में एंटी इनकम्बेंसी हुई, उसका प्रेशर इनको झेलना पड़ेगा। जी। तो अगर मान लीजिए फर्ज कि आप जो आंदोलन चला रहे हैं और अगर चन्नी सीएम बनते हैं दोबारा, क्योंकि उनके डिक्लेयर करके लड़ा गया है, बड़ी बात है, दलित प्रेस के नाम पर लड़ा गया, जी। तो क्या स्थिति में कुछ तब्दीली आ सकती है, कुछ स्पीड बढ़ सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, एक पॉजिटिव साइन तो ये है कि कम से कम एक ऐसा सीएम आया है जो हमारे साथ एम्पैथाइज कर सकता है। और मैं तो अक्सर सभी को कहता हूं कि ये आप ये मत मानिए कि सिर्फ जो 33% दलित्स हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट टाइम आया है। आप अगर पंजाब के चीफ मिनिस्टर्स का फैमिली हिस्ट्री देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि पिछले 3-4 दहाकों से जो सियासी कमान है वो एक तरह से 5-6 परिवारों के बीच में ही रही है। राइट। उनके आपस में मैट्रिमोनियल रिलेशंस भी हैं सभी के। और मैं तो ये कहता हूं कि जो पंजाब के बाकी 99% लोग जो हैं जो सीएम हाउस में एंटर नहीं हो सके, उनका रिप्रेजेंटेटिव भी फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुआ है। ओ। जी। एक तो ये नजरिया है देखने का। दूसरी बात ये है कि प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि प्रेशर ग्रुप होने के नाते कंसेंसस बिल्डिंग में इतना आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। लेकिन जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं तो आप समाज के हर वर्ग के नुमाइंदे हैं। आपको हर तरह के वोट बैंक का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको एक बैलेंस बना के आगे चलना पड़ेगा। तो चन्नी जी की वो मजबूरी तो है। जिस स्पीड से, जिस विजन से कोई भी दलित जथेबंदी या मजदूर यूनियन काम करती है, वो चीज तो उनसे एक्सपेक्ट करना बहुत फार फेच्ड होगा। लेकिन शुरुआत जरूर हुई है, जैसे कि उन्होंने 2-3 स्टेप अच्छे लिए हैं। अब लाल लकीर वाले मकानों का बहुत मसला था पंजाब में। वो सिर्फ दलितों का मसला नहीं है, वो काफी जो रूरल एरिया और छोटे एरिया है पंजाब में, उसमें जो लाल डोरे में मकान आते हैं उनके पास ओनरशिप राइट्स के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में बहुत दिक्कत आती थी। और उसको एड्रेस किया है चन्नी साहब ने, क्योंकि वो कहते हैं कि उनका खुद का मकान भी लाल डोरे में रहा है पहले। तो ऐसी चीजें, 5 मरले का प्लॉट जो एससी को मिलना चाहिए शामलाट जमीन में से, उसकी प्रक्रिया की भी शुरुआत हुई है। लेकिन जैसे आपने बताया कि 100 दिन का टाइम मिला था सिर्फ, तो शुरुआत तो हुई है, लेकिन वो सस्टेन कर पाती है या नहीं, इसके लिए तो हमें देखना पड़ेगा कि वो वापस सरकार में आते हैं या नहीं। इसीलिए ये देखना जरूरी है जी। कि जहाँ पे सिख धर्म में एक तरह का इक्वलिटी की भावना है, थ्योरेटिकली ही, तो वहां के जो जट सिख या अपर कास्ट सिख जिनको बोलते हैं, वो चन्नी साहब के लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते? 100 दिन में उन्होंने अच्छा रिपोर्ट कार्ड मिला वहां पर, ये एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते? ये भी इससे टेस्ट हो जाएगा, ये भी टेस्ट हो जाएगा। जी। चलिए, हम जरा सा ये बताइए, आप जो शामलात लैंड रिफॉर्म्स का मसला है, तो आप मूवमेंट चला रहे हैं कि लैंडलेस जो लेबरर हैं, दलित से, उनको ये किया जाए डिस्ट्रीब्यूट, ये क्या है मामला? सर, आपको तो पता ही होगा, लेकिन बाकी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि जब ये हमारा कंट्री आज़ाद हुआ है तो लाखों एकड़ जो ज़मीन ऐसी थी गांव में जो किसी की प्राइवेट ओनरशिप के अंडर नहीं आती थी, तो उसको विलेज कॉमन लैंड का नाम दिया गया। और हर स्टेट में इसको अलग अलग लोकल लैंग्वेज के हिसाब से नाम दिया गया है। पंजाब में इसको शामलाट लैंड बोलते हैं सर। पंजाब में तकरीबन 1,40,000 एकड़ जो जमीन है वो शामलाट के तहत आती है। अच्छा। तो इसका पर्पस होता है वो गांव के कॉमन वेलफेयर के लिए होता है। इस पे आपके जो गांव के पॉन्ड्स बन सकते हैं, सरकारी डिस्पेंसरियां बन सकती हैं, स्कूल बन सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो कल्टीवेबल लैंड होती है जिसपे खेती की जा सकती है, उसका 1/3 हिस्सा यानी कि 33% जो लैंड है वो कंपल्सरीली गांव के दलित समुदाय को जानी चाहिए, शेड्यूल्ड कास्ट को जानी चाहिए। ये पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 के जो रूल्स हैं उसका ये कहता है कि वो जो 33% लैंड है वो रूरल लैंडलेस दलित्स को जाएगी। तो हालांकि ये जी, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ सर। इम्प्लीमेंटेशन में बहुत दिक्कत आ रही है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ये जो अलॉटमेंट होती है
ईयरली अलॉटमेंट जो होती है वो ऑक्शन के थ्रू होती है। हम्म, और ऑक्शन में जो इसकी लीज है उसका एक प्राइस तय किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल हम्म, और नेचर ऑफ द फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर इरिगेशन, उसके हिसाब से वो तय किया जाता है। और अक्सर वो बेस प्राइस ही इतना ज्यादा रख दिया जाता है कि कई बार वो मजदूरों की समर्था से बाहर होता है। और इसके अलावा जो गांव के सोशल डायनामिक्स होते हैं उसकी वजह से भी जो रूरल दलित्स हैं उनको बड़ी बार ऐसा देखा गया है कि ऑक्शन में पहुंचे ही नहीं जाने देता, कि उनको वहां से रोका जाता है जाने के लिए। और ये भी फिर प्रोविजन है कि अगर 2 बार ऑक्शन हुई और दोनों बार कोई दलित वहां पे नहीं आया तो वो जो लैंड है वो जनरल कोटे में तब्दील कर दी जाएगी। तो ये इस समस्या कनाडा में भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप दोनों के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी तो 70s में इंदिरा गांधी ने एक कानून पास किया था इसी तरह लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का। जी एग्जैक्ट टर्म मैं भूल गया हूँ, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट करके। जी लेकिन वो अभी तक उस वहां भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। सर, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का भी इसमें भी मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले ये चन्नी सरकार ने एक सर्कुलर इशू किया था कि जो लैंड सीलिंग एक्ट 1973 है पंजाब का, उसके तहत जो ये मैंडेटरी है कि 17.5 एकड़ से ज्यादा कोई भी व्यक्ति जमीन, उसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर जारी किया गया था। तो उस पर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और अगले ही दिन वो विड्रॉ कर लिया था सर्कुलर। हम्म, और ये देखा जा रहा था कि ये शायद मजदूर यूनियंस की डिमांड है, लेकिन जब ये डिमांड हुई, जब ये सर्कुलर आया, तो उसके कुछ ही घंटे के अंदर जो जोगिंदर सिंह उग्राहा हैं, उग्राहा किसान यूनियन के जो चीफ हैं, उन्होंने इस सर्कुलर का स्वागत किया। हम्म, तो ये सब लोग हैरान हुए कि वो इसका क्यों स्वागत कर रहे हैं। और ये मजदूर यूनियंस को भी ब्लेम किया जा रहा था कि अब जबकि लैंड होल्डिंग्स बहुत कम हो गई हैं तो लैंड सीलिंग एक्ट को लागू करने की क्यों डिमांड की जा रही है। हम्म, तो उसमें भी जो एक लूप होल है वो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि लैंड रिफॉर्म्स तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आ गए, लेकिन हम्म, उसके तहत जो लेजिस्लेशंस हर स्टेट ने तैयार की, उसमें उन्होंने ये एक लूप होल छोड़ दिया कि मान लीजिए किसी के पास सरप्लस लैंड है। जैसे पहले तो हजारों के हिसाब से एकड़ थे यहाँ पे, जैसे आप सिकंदर हयात खान जी की बात कर रहे हैं तो उनके परिवार के पास तो किलोमीटर के हिसाब से जमीन थी, एकड़ के हिसाब से नहीं थी। हम्म, तो जब वो सरप्लस लैंड डिक्लेयर हुई और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना था, रीडिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम टेनेंट्स एट विल को प्रेफरेंस दी जाती है, मतलब जो ठेके पे लेके जमीन की, दूरों को नहीं। यही एक मेन वजह है कि लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो अपना पर्पस अचीव नहीं कर पाए। जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है पंजाब में भी और कई स्टेट्स में, उसमें जो प्राइमरी बेनिफिशरीज थे वो गांव के जो डोमिनेंट ओबीसीज थे, जो एग्रेरियन कम्युनिटीज थी, जो बड़े जिम्मेदारों के खेतों में ठेके पे लेके जो सुपरविजन कर रहे थे, उनको मैक्सिमम लैंड होल्डिंग्स मिली हैं और दलित्स जो थे उसमें एक्सक्लूड हो गए। नहीं, और इसमें जी इसमें राज भाई एक बात और जानना है, जैसे आप इसमें बहुत ही इंगेज है, मतलब लंबे समय से काम कर रहे हैं, जी तो ये जो नहीं हो पा रहा है, ये जी सोशल जी डायनेमिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि पॉलिटिकल विल पावर की कमी? सर, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। सोशल डायनामिक्स ही तो पॉलिटिकल सेटअप डिसाइड कर रहा है ना सर। जी, ये बात है। और जी, तो दो तरीके थे जिससे दलित्स को लैंड राइट्स मिलने थे। एक तो लैंड रिफॉर्म्स थे जिससे लैंड सीलिंग एक्ट जो थे वो थॉरोली इंप्लीमेंट होने चाहिए थे, और दूसरा पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट जो है, जो हर तकरीबन स्टेट में बना हुआ है कि कॉमन लैंड में से उनको जो लैंड राइट्स मिलने चाहिए। ये दोनों की इम्प्लीमेंटेशन में ये दिक्कत है जो मैंने आपको बताया कि इनमें अमेंडमेंट करने की सख्त जरूरत है। और हमारी ये डिमांड भी है कि जो शामलाट की ऑप्शन का सिस्टम है, इसको रीवैम्प करना चाहिए। एक तो जो बेस प्राइस रखते हैं हर ऑक्शन में, ये बेस प्राइस रखना ही इलीगल है। जितनी उस मजदूर की, उस गांव के मजदूरों की कैपेसिटी है, चाहे वो 5,000 से शुरू करना चाहे ऑक्शन, वो 5,000 से शुरू करें। और चाहे वो 15,000 पे एंड होनी चाहिए, 15,000 पे एंड हो जाए।
और चाहे वो ये कहें कि 15,000 हम एक बार नहीं दे सकते, हम 3 इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, वो प्रोविजन भी उनके पास होना चाहिए। राइट। इस तरह के अमेंडमेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं सर। जी। मनरेगा रिफॉर्म्स और के लिए क्या मामला है पंजाब में? क्या स्टेटस है मनरेगा जो इम्प्लीमेंट हुआ था? वेज वही है कि इंक्रीज हुआ? सर अभी जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें ये उन्होंने वादा किया है कि एक तो जो मैंडेटरी 100 दिन है वो बढ़ाकर 150 दिन कर दिए जाएंगे, और राइट। दूसरा जो मनरेगा के वेजेस हैं अभी 269 रुपीज हैं पर डे, हम्म। इसको बढ़ाकर 350 रुपए करने का वादा कांग्रेस मैनिफेस्टो में आया है। हम्म। तो लेकिन ये भी बड़ी फार फेस्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी तो 100 दिन ही पूरे नहीं मिल पा रहे, 150 तो बड़ी दूर की बात है। हम्म। बड़े गांव ऐसे हैं जिसमें एक साल में हार्डली 10-15 दिन काम मिला है लोगों को। हमारी संस्था के पास कम से कम 5-6 हजार कंप्लेंट्स ये यही आई हुई हैं नरेगा वर्कर यूनियन के वर्कर्स की, कि या तो काम मिल नहीं रहा, और जब काम नहीं मिल रहा तो जो मैंडेटरी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, बेरोजगारी भत्ता है, वो भी नहीं मिल रहा। और हम्म। कई जगहों पे काम मिल गया है और उसका जो वेतन है वो नहीं मिला। और इसमें काफी रेम्पेंट करप्शन भी हो रही है लोअर ऑफिशियल्स के द्वारा, क्योंकि पंजाब के जो मेजॉरिटी नरेगा वर्कर्स हैं उनके पास अभी जॉब कार्ड्स ही अवेलेबल नहीं है। तो जब हम्म। उनकी शिनाख्त ही नहीं हो पा रही तो उनको जो काम है अलॉट होना है, जो सरपंच है उसकी मर्जी के अनुसार हो रहा है। वही सबसे बड़ा सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये सारे हम नरेगा रिफॉर्म्स जो हैं इसकी डिमांड कर रहे हैं। इसके चलते बहुत प्रोटेस्ट्स भी हुए हैं, लेकिन मीडिया ने उन्हें कवर नहीं किया। नहीं, अम्बेडकरनामा आपका अपना मीडिया है, जब भी बोलना हो आप आके सुनिए और शेयर करते रहिए। हमें पूरा यकीन है सर इस बात का, अब आगे हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरी कवरेज मिलेगी। हाँ, पूरी जब भी चाहे आप बोल सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। तो ये आप जो पंजाब वर्कर्स, लैंडलेस लेबरर्स, दलित एट्रोसिटीज से बात कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ पंजाब के लेबरर्स हैं कि जो बाहर से आए हैं वो हैं? अगर दोनों हैं तो लोकल लेबरर्स और बाहर के माइग्रेंट लेबरर्स में क्या क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी है या सब साथ है? इस तरह के पैराडॉक्सेस भी हो सकते हैं। पैराडॉक्सेस बिल्कुल हैं सर यहाँ पे, और लेकिन खैर हम जो काम कर रहे हैं हम उसमें कोई भेदभाव नहीं करते, जी। बल्कि जो ब्रिक किन लेबरर्स में हम ज्यादा रिलीज जिनको करवा रहे हैं वो ज्यादा प्रवासी मजदूर ही हैं। हाँ, जी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार से बहुत सारे लोग आते हैं पंजाब का। और उनकी ये दिक्कत भी है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी बहुत जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जो पंजाब के लेबरर्स हैं उनका तो सोशल फैब्रिक एक यहाँ पे है, क्योंकि शुरू से यहाँ पे रहते आ रहे हैं, तो उनको अगर कोई बॉन्डेड डेप्ट भी है समहाउ उसको वो रीपे करने का अरेंजमेंट कर लेते हैं। लेकिन हम्म। जो एक प्रवासी मजदूर है तो वो अपनी फैमिली और सोशल सर्कल पीछे छोड़ के आता है। हम्म। वो एक बार अगर बॉन्डेड डेप्ट में पड़ जाए उसको बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो जो लेडीज और बच्चे हैं वो बड़े वल्नरेबल हो जाते हैं, वो हम्म। बड़ी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी शिकार होते हैं। हम्म। दूसरी बात आपने जो पूछी है कि सोशल पैराडॉक्स क्या है इसमें, वो उसमें सर ये बात मैं जरूर आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वो दो तरीके के मजदूर आ रहे हैं। एक तो दलित हैं, दूसरे ओबीसीज आ रहे हैं। हम्म। तो हमने ये पैराडॉक्स यहाँ पे देखा है कि हमारे वॉलंटियर्स ने कई बार जो वहां से ब्रिक किन से मजदूर रिलीज करवाए, हम्म। हमारे ही वॉलंटियर्स के साथ थोड़ा भेदभाव कर रहे थे, क्योंकि जो रिलीज करवाए थे वो ओबीसी थे और वो यहाँ के दलित्स के साथ थोड़ा भेदभाव कर रहे थे। ये बड़ा पैराडॉक्स है। हम्म। और आपने ये कोविड के दौरान न्यूज़ देखी होगी कि जब बाहर से प्रवासी मजदूर वापस आ रहे थे, पलायन करने के बाद जब वापस आ रहे थे, तो यहाँ पे जो किसान थे उन्होंने फूलों के हार के साथ उनका स्वागत किया था। जी। उसका एक कारण ये भी था कि जो पंजाब बेस्ड लेबर है वो अपने अधिकारों के लिए थोड़ी सी ज्यादा जागरूक है, हम्म। तो वो इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो बाहर से मजदूर आते हैं वो एक्सप्लॉइटेड लेबर भी देने के लिए तैयार हैं। हम्म। वो कम दिहाड़ी पे भी काम कर रहे हैं, इसलिए जो यहाँ के किसान भी हैं या किसी भी तरह के ब्रिक किल्ड एम्प्लॉयर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि माइग्रेंट लेबर को ही एम्प्लॉय करें। राइट।
तो इसलिए यही जानकारी जी, जी, एक आपने एक दो और आपके बारे में थोड़ी जानकारी मिली है कि स्टेट लेवल रिफॉर्म्स कमीशन की मांग कर रहे हैं, जी। तो वहां अभी क्या है, श्रम मंत्रालय काम कर रहा है ठीक से कि नहीं? श्रम मंत्रालय में सर अभी 53 लाख एनरोलमेंट्स हुई हैं हमारी। जी तो बाकी स्टेट्स के मुकाबले तो काफी कम है, जी लेकिन होपफुली ये आने वाले समय में बेटर हो सकता है। इस पे काम चल रहा है, काफी जो एनजीओज हैं वो मिलकर काम कर रही हैं मैक्सिमम ई श्रम की एनरोलमेंट करवाने के लिए। इसके लिए सेपरेट कमीशन की मांग कर रहे हैं। सेपरेट कमीशन की मांग इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम है लेबर्स के लिए या दलित्स के लिए, उसके लिए ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जी जैसे मैंने कहा कि नरेगा के तो जॉब कार्ड्स ही नहीं है 80-90% मजदूरों के पास। तो उससे क्या है कि जी थोड़ा समय पहले हमने एक खबर देखी कि कोई पंजाब का बाशिंदा था, वो कैलिफोर्निया में बैठा था, वहां पे उसको नरेगा के वेज रेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसके अकाउंट में, लेकिन जो पंजाब में है उसको हो नहीं रहे। तो बड़े लोग ऐसे हैं कि जो काम नहीं कर रहे लेकिन उनके खाते में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उनके खातों में नहीं पैसे ट्रांसफर हो रहे। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक लेबर रिफॉर्म कमीशन बने, जो मजदूरों से जाकर ये बात करे कि उनको किस तरह की मैकेनिज्म चाहिए वेज पेमेंट के लिए और बाकी प्रॉब्लम्स एड्रेस करने के लिए। और मैं इसमें किसान आंदोलन का भी जिक्र करना चाहूंगा। जो खेती कानून के चलते सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसका मेन मसला तो यही था कि सेंट्रल सरकार जो कानून लेके आई थी वो किसानों को कह रही थी कि ये आपके फायदे के लिए है। किसान कह रहे थे हमारे फायदे के लिए नहीं है, ये तो हम तय करेंगे हमारे फायदे के लिए या नहीं। तो अगर सेंट्रल सरकार पहले ही एक एग्रीकल्चरल रिफॉर्म कमीशन सेटअप कर लेती, जो किसान यूनियंस के साथ कंसल्ट करके ये लॉज ड्राफ्ट करती, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से हो सकती थी। तो वही चीज हम चाहते हैं कि जो वेज पेमेंट मैकेनिज्म है उस पे भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे बेहतर हो सकता है, कि अगर उसको थोड़ा डिजिटलाइज कर देंगे तो बॉन्डेड लेबर का स्कोप काफी कम हो सकता है। लेकिन मजदूर यूनियंस इसके लिए तैयार है या नहीं, तो इसके लिए तो आपको एक कमीशन बिठाना चाहिए जो उनकी राय ले कि इसको बेहतर तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट करें। जो है, जो 3 कानून आए थे वो तो सिर्फ जमींदारों और बड़े जोत वाले को थोड़ी इफेक्ट करेंगे, वो तो करेंगे मजदूरों को भी करेंगे। उसमें मजदूर लैंडलेस लेबर भी शामिल। देखिए अब वो भी उसके भी कई पर्सपेक्टिव्स हैं। हम्म, मेरा निजी जो पर्सपेक्टिव इस पे ये है कि जो खेत मजदूर है उसकी स्थिति पहले ही इतनी खराब है, हम्म, वो इससे बदतर होने का स्कोप नहीं है। अगर 3 कानून लागू हो भी जाते तो वो मजदूरों की स्थिति पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था, वो तो ऑलरेडी बहुत खराब चल रही है। खराब से यस। जी। 3 कानूनों की वो मैं भी अब उसको अपोज कर रहा था, वो इसलिए अपोज कर रहा था कि वो फेडरल ढांचे पे एक अटैक है। हम्म, और वो जो अपनी कॉन्करेंट लिस्ट है जहाँ यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट है, उसको सही तरह से अधेर नहीं किया गया था। हम्म। वो एक अलग व्यू पॉइंट था देखने का, लेकिन जो मजदूर है उसकी तो पहली स्थिति खराब है सर। जी, मैं भी आंदोलन में शामिल था और मैंने डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से कई जगह भाषण भी दिया था कि जी, इस लैंड रिफॉर्म को लेकर। जी, चलिए एक बात और बताइए, आप जालंधर डिक्लेरेशन लागू करवाने पे काम कर रहे जी। हैं, ये जालंधर डिक्लेरेशन है क्या? सर इंटरनेशनल अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी डे होता है हर साल 2 दिसंबर को। जी तो हमारी एक यहाँ पे रिवायत है कि हर साल को देश भगत यादगार हॉल है जो जलंधर में, वहां पे मजदूरों का एक बहुत बड़ा इजलास होता है। हम्म, तकरीबन 8 से 10 हजार मजदूर वहां पे आते हैं और वो अपनी आगे की स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं वहां पे आके। तो 2021 2 दिसंबर को जो मजदूर इकट्ठे हुए वहां पे, उन्होंने एक जलंधर डेक्लेरेशन ऑफ लेबर राइट्स जो था वो अनाउंस किया वहां से। इसमें 14-15 डिमांड्स उन्होंने रखी, कोई एक या दो डिमांड नहीं थी। ये इट इज अ सेट ऑफ राइट्स, 10-15 राइट्स डिमांड्स हैं जो वो चाहते हैं कि सरकार इन पर गौर करे और
वो ये भी बात को एक्नॉलेज करते हैं कि ओवरनाइट इंप्लीमेंटेशन इनकी करनी जो है वो मुमकिन भी नहीं है और वो डिजायरेबल भी नहीं है। इसीलिए वो चाहते हैं कि सबसे पहली डिमांड तो ये है कि स्टेट लेबर रिफॉर्म कमीशन सेटअप किया जाए, जो इन डिमांड्स को देखे कि इसको सही तरीके से कैसे लागू करना है। और अगर आप कहें तो मैं ब्रीफली आपको बता भी देता हूं कि इसमें कौन कौन सी डिमांड्स हैं। हाँ हाँ, बताए ना। जी, तो इसमें पहली डिमांड तो जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो शामलाट की ऑक्शन का सिस्टम है उसको रीवैम्प करें। और दूसरा जो 5 मरले के प्लॉट्स सभी गांव के मजदूरों को मिलने हैं, उसका प्रोसेस जो शुरू तो हो चुका है लेकिन उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाएं। और स्टेट लेबर रिफॉर्म कमीशन सेटअप करें, ये भी आपको मैं बता चुका हूं। फिर जो हमारी नरेगा की जो वेज रेट है ये भी 269 रुपीज चल रही है, जबकि हरियाणा की 315 है इस समय। तो ये जो है ये तो पंजाब सरकार ने खैर मैनिफेस्टो में डाला है कि 350 इसको करेंगे। तो ये डिमांड उन्होंने शायद यहाँ से सुनी होगी, अगर इम्प्लीमेंट कर दें तो हम इसका स्वागत करेंगे। और डिमांड ऑफ वर्क की जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रही नरेगा में, वो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी जिम्मेदारी वो फिक्स करे सरकार। इसके अलावा जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसने ये गाइडलाइंस दी हुई हैं कि जो ब्रिक किल्न ओनर्स हैं ये अपना लेबर रिकॉर्ड, लेबर रजिस्टर मेंटेन करें प्रॉपरली, और जहां तक पॉसिबल हो जो वेज पेमेंट्स है वो चेक के जरिए करें। लेकिन इन गाइडलाइंस को माना नहीं जा रहा ब्रिक किल्न्स के द्वारा, और मैक्सिमम जो बॉन्डेड लेबर इस समय है वो ब्रिक किल्न्स में है। और अगली जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड ये भी है कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, इसका सेक्शन 3 ये कहता है कि हर 5 साल बाद जो नेशनल मिनिमम वेजेस हैं उसको रिवाइज किया जाना लाजमी है। और उसको फिर जो उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने 6 मंथली जो रिवीजन है वो करेगी वेजेस की। तो 2012 के बाद ये जो रिवाइज नहीं हुआ, और जो 6 मंथली रिवीजन थी वो कोविड के समय के दौरान हुई नहीं है। अब रिसेंटली चन्नी गवर्नमेंट ने ये रिवाइज तो की है लेकिन वो सिर्फ 5 पैसा बढ़ाई है। और जो क्वार्टर्स 2020 के थे, मार्च और सितंबर के, दे हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। और इस साल की भी अभी पेंडिंग है। तो आप ये लगा लें कि इस साल जो मजदूर काम कर रहे हैं वो पिछले साल की वेज रेट के हिसाब से कर रहे हैं, उनका फ्रेश जो वेज रेट है वो अभी अनाउंस नहीं किया गया। तो ये सारी डिमांड्स हैं, ये इसमें बहुत बारीकियां जो है वो इन्वॉल्व हैं। इसीलिए इट इज़ डिजायरेबल कि एक लेबर रिफॉर्म कमीशन हो जिसमें टॉप के एकेडमिशियंस हो, आपके जैसे NGOs के मेंबर हों और लेबर लॉ एक्सपर्ट्स हों। ये लोग अगर इसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बेहतर तरीके के साथ हम अपनी डिमांड्स जो है फुलफिल करवा सकते हैं। चलिए, चलते चलते एक आखिरी पॉलिटिकल सवाल। जी, पंजाब क्रांतिकारियों की धरती रही है, अभी कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा होल्ड था वहां। जी, चुनाव त्रिकोणात्मक है, एक तरफ कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, और तीसरा जो है अकाली दल और बसपा का गठबंधन है। बसपा का कोर वोट जानते हैं, दलित समुदाय के हैं, लेकिन काशीराम जी पंजाब के थे लेकिन पंजाब में राजनीति नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश है। जी। कुल मिला जुला के समीकरण जो बन रहा है, जो इक्वेशन बन रहा है, आपके हिसाब से सत्ता किसकी या हंग असेंबली की ओर, संक्षेप में? सर मुझे हंग असेंबली लग रही है, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहूंगा। मुझे हंग असेंबली आती दिख रही है। बाकी लास्ट टाइम भी 2017 में भी बड़े हैरानीजनक नतीजे थे, तब कांग्रेस को कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था फ्रैंकली कि वो इतनी भारी बहुमत से जीतेंगे। तो इस बार अभी देखना तो पड़ेगा, लेकिन मुझे हंग असेंबली लग रही है सर। चलिए, शुक्रिया दिलराज साहब, बहुत ही दिलचस्प जानकारी आपने पंजाब के बारे में विशेष रूप से दी है। दोस्तों, ईंट भट्टे के मजदूर जो कि ईंट बनाते हैं और आपके घर और महल तैयार करते हैं, सबसे ज्यादा बॉन्डेड लेबरर्स वहीं पे हैं। ठीक है रामदुल्ला साहब? सर सबसे ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफी हाई परसेंटेज है। मुझे लगता है कि बाकी भी जो स्टेट्स हैं वहां पे, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वहां पे
बॉन्डेड लेबर में जाहिर। जा रहा हूँ। जी। तो ये थे दिलराज साहब, आपका शुक्रिया। और दोस्तों पूरा वीडियो देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यहाँ पे मन की बात नहीं, काम की बात होती है। शुक्रिया। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू।